हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट जो लेक्चर है, लास्ट पार्ट है थ्योरी का। इसमें जो न्यूमेरिकल्स बचेंगे उसको अपन रिवीजन वाले टाइम पे ले लेंगे, है ना। रिवीजन वाला टाइम कब आएगा सर? रिवीजन अभी अपन इस क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हर चैप्टर के 25-25 जो हैं आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, तब हम आपको उसमें करवा देंगे ना। पहले एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शन आप पूरा कंप्लीट कर लो ताकि आगे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। एक बार कोर्स के नाम से अपन फ्री हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, ड्यू टू रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती हुई। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो कब कब हो सकता है कि whenever flux is changes, the electric flux, magnetic flux is changes, the EMF is induced. The EMF is induced. तो आप phi को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? Phi can be changed by BA cos theta. If you can change B, the EMF is induced. If you can change A, the EMF is induced. If you can change the theta, and EMF is also induced. तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम B चेंज कर चुके हैं, आपने देखा B1 और B2, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या चेंज कर रहे हैं? अब की बार अपन थीटा चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं बच्चों? थीटा को। थीटा को जब चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा? थीटा कैसे चेंज हो रहा है? ये हमने क्या किया, दो मैग्नेट ले लिए, ये दो मैग्नेट ले लिए अपन ने बड़े बड़े। ये इसका नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज साउथ पोल, और ये आपका ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये एरिया वेक्टर है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ। दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और ये है रोटेट कर रही है किससे? ओमेगा से। किससे रोटेट कर रही है? ओमेगा से, ठीक है, इस तरीके से। अब इससे क्या होगा? थीटा चेंज हो रहा है। ये जो यहाँ पर थीटा बन रहा है ना, दिस थीटा इज चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही, जब ये ऐसे है तो एरिया ऐसा है, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे जैसे ये कॉइल ऐसे घूमती जाएगी, अब सोचो कॉइल इधर है तो बी तो इधर है, फिक्स है, बी तो एन से एस की तरफ ही रहेगा, लेकिन अब कॉइल ऐसे होगी तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो बोलो क्या होगा? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे थीटा 0 डिग्री हो गया। अब अगर मान लो ये कॉइल ऐसे हो गई तो बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर आपकी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो थीटा चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अब यहां पर लिखा हुआ है कि अब फिगर rectangular coil ABCD is placed in uniform magnetic field such that its axis of rotation is perpendicular to magnetic field. Axis of rotation जो है वो perpendicular है, ठीक है। When a coil rotates at angular velocity omega, omega से rotate करती है, the angle between plane of the coil and the direction of magnetic field continuously changes. और अगर ये कंटिन्यूसली चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एज आल्सो वेरीज विद द टाइम व्हिच प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। तो बताओ यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, एसोसिएटेड विद द कॉइल। बताओ कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है? तो फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? एन बी ए कॉस थीटा। समझते हो ना ये तो बात? भाई फाई बराबर बी ए कॉस थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय एन, तो एन बी ए कॉस थीटा। बताओ अगर ये एन बी ए कॉस थीटा होगा, एंड थीटा सब जानते होंगे, आपने सुना होगा एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, एंगुलर स्पीड क्या होती है बच्चों? ओमेगा। ओमेगा विल बी थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। और ओमेगा अगर थीटा अपॉन टी होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा?
एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ the magnetic flux associated with the coil is phi NBA cos omega t. If we differentiate with respect to t, we get what we get induced DMF. Then induced DMF. So the induced EMF, so the induced EMF इन कॉइल में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, तो EMF विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी. भाई आपने यहीं फाई को n से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो यहाँ n से मल्टीप्लाई मत करो. ये है फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन टर्न, एक टर्न से. तो अगर टोटल कॉइल से बात कर रहे हो तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई एक ही जगह करना है, डबल मल्टीप्लाई मत कर देना. n डी फाई अपॉन डी टी. तो यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दो. दिस इज फाई बी. अब आप फाई बी लिखो मत लिखो, वैसे यहाँ इस चैप्टर में ये फ्लक्स रिलेटेड विद बी है, इसलिए यहाँ पर बी आना है. ओके, तो बताओ ये क्या आएगा, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. वहाँ वैल्यू पुट करो तो देखो B और A कांस्टेंट है, इनको ये चेंज थोड़ी हो रहे हैं. कॉइल का एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया वो तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा. तो एन बी और ए तो चेंज हो नहीं रहे हैं. क्या क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है. तो कॉस ओमेगा टी, बोलो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बोल दो भैया. माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा. तो बोलो क्या आ जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू नथिंग बट एन बी ए. मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया क्या. अच्छा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैंने इंटीग्रेट कर दिया ना. यह आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कितना ईएमएफ होगा, एन बी ए ओमेगा. और सब जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो बताओ ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा. ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू. चाहो तो ई नॉट लिख दो, चाहो तो ई एम लिख दो. इसको ई नॉट अज्यूम कर लेते हैं, तो अपन लिख सकते हैं लेट ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, देन E विल बी E नॉट साइन ओमेगा टी. और ये जो EMF आया है ये टाइम डिपेंडेंट है. ये जो EMF आया है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है. और जो EMF टाइम डिपेंडेंट होता है, जो वोल्टेज टाइम पर डिपेंड करता है, उसे अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज. कैसा वोल्टेज है ये, अल्टरनेटिंग. ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको AC वोल्टेज कहेंगे. ये कौन सा वोल्टेज पे हो गया बेटा, AC वोल्टेज. और इसी तरीके से हम एक्चुअल में भी AC वोल्टेज का फॉर्मेशन करते हैं. AC का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है. तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर करें तो यहाँ एक पेज अपन ऐड कर देते हैं. देखो अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कैपिटल R. कॉइल का रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं. और कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया तो बोलो क्या होगा, तो I विल बी E अपॉन R. वो I क्या है, इंड्यूस्ड करंट. अब बोलो यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन का नंबर दे दो, चाहो तो टाइम पास करना है तो वैसे E का वैल्यू रख दो यहाँ पर, एन बी ए ओमेगा अपॉन R. E का वैल्यू था साइन ओमेगा टी, तो है साइन ओमेगा टी. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो ये लिखा जा सकता है I नॉट साइन ओमेगा टी. तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. ये एक अल्टरनेटिंग करंट है. और इसी तरीके से अपन किसको प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन करते हैं. किसका प्रोडक्शन करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन अपन इसी तरीके से करते हैं. तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट आपने प्रोड्यूस कर लिए. तो AC का प्रोडक्शन कैसे होता है,
एसी का प्रोडक्शन ऐसे होता है, किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है और करंट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसको कहेंगे जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, यही एसी जनरेटर का क्या है, प्रिंसिपल है। और अगर एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है तो बताओ, अगर इससे अपन करंट का जो है इक्वेशन या वोल्टेज का इक्वेशन है उससे अगर ग्राफ प्लॉट करें, वोल्टेज का ग्राफ देखो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है अपने पास, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ टाइम रख देते हैं, रखो टाइम, अलग अलग टाइम, यहाँ टाइम रख देते हैं अपन, टाइम की वैल्यू यहाँ 0 रखो, अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं अपन, टाइम की वैल्यू 0 रखो। देखो मैं तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ तुम्हारे को, इधर सुनो ध्यान से, t की वैल्यू एक बार तो रख दो आप t/4, कितनी रख दो, t/4, एक तो रख दो t/4, एक रख दो t/2, एक रख दो 3t/4 और एक रख दो t। कोई भी एक में रख के बता देता हूं आपको। यहाँ टाइम की वैल्यू, यहाँ टाइम की वैल्यू रखोगे तो देखो क्या आएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा होता है 2π/t। यहाँ एक रख के बता रहा हूँ मैं, t/4, जैसे t/4 रखा अपन ने, जब t/4 रखोगे तो t से t कैंसिल, 4 से ये π/2 आ जाएगा, E की वैल्यू π/2, साइन π/2 मतलब 90, और साइन 90 कितना होता है बच्चों, साइन 1 होता है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E नॉट, यानी t/4 पर मैक्सिमम होता है, E की वैल्यू t/4 पर मैक्सिमम होती है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पर 0 होती है ऐसे वैल्यू पुट कर करके देख लिया अपन ने, तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर भी 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ ऐसे चलता है। ये तो ये अपन ने किसका प्रोडक्शन कर लिया, साइन एसी, ये क्या है, साइन एसी, अल्टरनेटिंग करंट साइन एसी, और ये E है तो ये वोल्टेज पैदा कर लिया आपने, क्या पैदा कर लिया, वोल्टेज, और ये टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और अगर करंट का बनाओगे तो भी करंट का भी यही आएगा, करंट का भी क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि करंट की इक्वेशन भी तो यही है, बस वहां E नॉट, इसका मैक्सिमम मान E नॉट होगा भाई, मैक्सिमम मान कितना होगा, E नॉट, और अगर करंट ले लोगे तो करंट का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, करंट का मैक्सिमम मान आ जाएगा I नॉट। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर होगी बात। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का प्रिंसिपल है, अल्टरनेटिंग जो जनरेटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट क्या होती है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी लूप से एसोसिएटेड, लूप से नहीं, इस बार जो लूप होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे उसके अंदर मास होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए, तो जब इलेक्ट्रिक करंट को जगह मिल जाती है ना साइड में घूमने के लिए, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जैसे वाटर के अंदर क्या होते हैं रिपल्स बनती हैं, उस तरीके से फ्लो करती हैं। तो एडी करंट क्या है कि जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो वाटर की सरफेस पर बनने वाली रिपल्स की तरह होती है, उन्हीं को अपन एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। When magnetic flux associated with the closed electric circuit, magnetic flux associated with the closed electric circuit varies with the time, करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ये बात तो पुरानी है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी, ये तो पुरानी है। इन द सेम वे व्हेन बल्क पीसेस का मतलब जिसके अंदर बीच में मास हो, खोखला नहीं होना चाहिए। अभी तक तो क्या हो रहा था, लूप आ रहा था, बीच में कुछ नहीं था, यहाँ केवल मास यहाँ पर था। अब की बार बल्क पीस का मतलब जिसके बीच के अंदर मास हो। बल्क पीस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर उसको चेंज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाए, induced current are produced in them, their flow pattern resembles with the swirling का मतलब होता है ऐसे चक्कर बनना, swirling eddies in water
these plane of flow is normal to the direction of magnetic field lines. मतलब ये जो चक्कर बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि एडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिटवीन एंगल कितना होता है, तो एडी करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है. These are called एडी करंट्स. ये क्या है? एडी करंट है. तो आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहे एग्जाम में तो इतना सा जरूर लिख देना कि एडी करंट इज द करंट प्रोड्यूसेस बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द बल्क पीसेस ऑफ मेटल. इन द बल्क पीसेस ऑफ मेटल. वन लाइन में आप इतनी सी भी डेफिनेशन लिख दोगे तो एक नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन द बल्क मेटेलिक पीसेस क्रिएट द करंट इन सच अ वे swirling eddies in a water. तो इसी को अपन क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं. These currents, नोट लगा के एक पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है. These currents opposes the motion of metallic piece. ये क्योंकि आपको पता है कि जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो उसके इंड्यूस होने का, उसके पैदा होने का अपोज कर सके. तो ये किस लिए प्रोड्यूस हो रही है? ये उस जो मेटल का पीस आपने रख रखा है उसके मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. तो ये क्या करता है कि द करंट, वो जो एडी करंट होती है वो भी एक इंड्यूस करंट है, वो अपने जनरेट होने का, इंड्यूस होने का अपोज करेगी. तो वो उसके मेटलिक पीस के मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी. और ऑल्सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का भी अपोज करेगी. दीज करंट्स वर डिस्कवर्ड बाय 1895 फोको. इसको क्या पढ़ते हैं अपन? फोको. ठीक है ना, शायद ऐसे लिखा जाता है. ये एक्चुअल में ये है, ये फोको. सो ऑल्सो कॉल्ड फोको करंट. फोको करंट्स कहते हैं इनको. क्या कहते हैं? फोको करंट्स कहते हैं. फोको. ठीक है. तो ये एडी करंट है. अब एडी करंट का यूज क्या कहाँ होता है? देखो, गैल्वेनोमीटर अपन ने सुना था, थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया भी था. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है? जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जब उसकी जो निडल होती है, अपन जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में वो निडल ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाती है. तो क्या होता है, वो जो डिफ्लेक्शन होते हैं ना, वो निडल एकदम इक्विलिब्रियम में नहीं आती. मतलब ऐसे जैसे रीडिंग 3 पर आई है ना, तो 3 पर थोड़ी देर तक 3 पर ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाती, ऐसे हिलती रहेगी. तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस कराएंगे. तो वो एडी करंट क्या होगी? उसके प्रोडक्शन का अपोज करेगी और वो जो मेटेलिक पीस है उसके मोशन का क्या करेगी? अपोज करेगी. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर इज अ काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर. व्हेन करंट पासेस थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इट्स कॉइल डिफ्लेक्ट्स. जब गैल्वेनोमीटर में करंट पास होती है तो उसकी कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है. एंड ऑसिलेट्स व्हेन करंट इज रिमूव्ड कॉइल से जब करंट निकाल ली जाती है, सम टाइम इन कम टू इक्विलिब्रियम पोजीशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब वो जब उससे करंट को निकाल लिया जाता है तो वो जो निडल है वो एकदम इक्विलिब्रियम में नहीं आती है. इट टेक्स सम टाइम. So coil is made by winding its turn on a copper frame. तो जो आपकी कॉइल होती है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके ऊपर कॉपर वायर को बहुत पास लपेट दिया जाता है. तो उसमें क्या होता है? एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है इन द फ्रेम व्हेन कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड विच डैम्स द मोशन. जो उसके मोशन को, कॉइल को क्या करती है? अपोज करती है और उसको इक्विलिब्रियम में ले आती है विदाउट नो टाइम लैग. बिना टाइम लैग के उसको मोशन में, उसको क्या होती है? इक्विलिब्रियम में लेकर आ जाती है. इन शॉर्ट आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, आपसे इसे पूछा जाए कि डिफाइन एडी करंट एंड राइट टू यूजेस ऑफ एडी करंट. तो आपको एडी करंट की डेफिनेशन लिखनी है कि जो बल्क पीस है उसके अंदर स्वेरलिंग ऑफ एडी करंट्स, जो स्वर्लिंग ऑफ एडी करंट्स होती है उसी की तरह होती है. चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन बल्क पीसेस, तो उसको अपन एडी करंट बोलते हैं. नंबर 2, एडी करंट का यूज अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ एक नंबर का कि एडी करंट का यूज लिखो, तो हेडिंग एडी लिख के आ जाना डेड बीट गैल्वेनोमीटर. लेकिन आपसे पूछा जाए डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, तो आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है कि हम उसकी जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है उस कॉइल के ऊपर कॉपर फ्रेम लपेट देते हैं और कॉपर फ्रेम के अंदर क्या होता है? एडी करंट का प्रोडक्शन होता है. तो एडी करंट का प्रोडक्शन होगा तो वो उस कॉपर फ्रेम के रोटेट होने का अपोज करेगा और उसको फटाफट इक्विलिब्रियम में ले आएगा, उसको रोक देगा. ठीक है. और वो रुक गया तो उससे निडल जुड़ी होती है, निडल भी अपने आप ही क्या हो जाएगी? रुक जाएगी.
ब्रेक इन इलेक्ट्रिक करंट, तो वही सारा काम अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होती है उनके अंदर भी यही काम कर देते हैं। जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो अपन क्या करते हैं, उनके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस करा देते हैं। तो एडी करंट क्या करेगी, वो उनके जो भी उनको प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तो हम टायर के जो ट्रेन के टायर्स होते हैं उनमें एडी करंट प्रोड्यूस करा देंगे तो वो उनकी मोशन का अपोज करेंगे, और मोशन का अपोज करेंगे तो ट्रेन के टायर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। The wheels of electric operated trains are joined with metallic drums. उनको metallic drum से जोड़ देते हैं। These drums rotates, धीरे धीरे तसल्ली से इनकी लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो ये बात याद रहेगी पॉइंट टू पॉइंट। अगर आंख बंद करके रट्टा मारोगे नहीं याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जो उसके टायर्स होते हैं उनमें क्या अपन लगा देते हैं, मेटल के पीस लगा देते हैं, और वो ड्रम जो होते हैं वो रोटेट करते हैं विद द व्हील्स इन द स्ट्रॉन्ग electromagnets are situated above the rail. When electromagnets are activated, strong eddy current is induced in the drum which opposes the motion of drum which apply the brake on the train. जो ट्रेन पर क्या लगा देती है, ब्रेक लगा देती है। इसके बाद देखो अगला क्या है, डायाथर्मी। देखो आप सबको पता है डायाथर्मी का मतलब होता है सिकाई करना। जब होता नहीं है कि हाथ पैर टूट जाते हैं तो अपन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, सिकाई कर देता है, उससे स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डायाथर्मी। सिकाई करना क्या होता है, डायाथर्मी। तो अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट सर हीट का प्रोडक्शन करती है, I²RT। तो हीट का प्रोडक्शन करेगी तो हीट से तो सिकाई हो रही है। तो यहां पर इसका एक और यूज है डायाथर्मी। डायाथर्मी इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ बॉडी टिश्यूज फॉर द रेप्यूटिक पर्पसेस, मतलब उसको ठीक करने के लिए। अ कॉइल इज वुंड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हिच इंड्यूस एडी करंट इन द टिश्यूज व्हिच प्रोड्यूस द हीटिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, जो उसको गर्म कर देती है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस मतलब आप जानते हैं भट्टी होता है। तो अपन क्या करेंगे, भट्टी के अंदर भी क्या करेंगे, पीस रख देंगे मेटल के, उनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराएंगे, उससे हीट पैदा होगी, और उसके ऊपर किसको रख देंगे, ओर को रख देंगे, जिससे अपन को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उस ओर को उसके ऊपर रख देंगे, वो गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघलने से उसमें जो मसाला निकालना है वो अपन निकाल लेंगे। तो इंडक्शन फर्नेस जो होती है, इंडक्शन फर्नेस, इन इंडक्शन फर्नेस वी गेट मेटल्स फ्रॉम ओर। The metals to be melted are placed in high frequency variable magnetic field, because variable magnetic field is only source of production of eddy current, and eddy current produces the heat which induces strong eddy currents in the metals. These eddy currents produces large amount of heat which melts the metals. ये metal को क्या कर देती है, melt कर देती है। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए, ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, मोशन ऑफ इसको तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ इंडक्शन। किसकी बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं बेटा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई, अपन जब ये कह रहे हैं, जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि जब इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI सोलेनोइड का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R कॉइल का। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड EMF होगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। देखो, व्हेन अ करंट इन द सर्किट और कॉइल changes with time, the magnetic field produced and flux associated with the coil also changes. Due to this, an EMF is induced in the coil. This phenomena is called self induction. उसी के अंदर क्या हो गया, इंडक्शन हो गया कि when a current in a circular coil changes with time, the magnetic field produced, करंट को आप फ्लो करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, एंड फ्लक्स एसोसिएट होगा विद द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। मतलब अगर करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज,
फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस फिनोमेना को अपन क्या कह रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सपोज करंट I flows through a coil, the magnetic field due to current is proportional to the current and thereby the magnetic flux associated with the coil is directly proportional to current I। देखो क्या कह रहा है, बहुत लंबी चौड़ी रामायण है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप I फ्लो करवाओगे, उससे B पैदा होगा, B से फ्लक्स आएगा और फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये इसकी ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है, इसकी एनालॉजी है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को फटाफट जल्दी से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फ्लक्स associated is proportional to the electric current, the flux associated with the coil is proportional to electric current flowing in the coil, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको यहीं हटा देते हैं ना, इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नेम सेल्फ इंडक्टेंस, L is प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या सिंपल लिख दो L इज अ कांस्टेंट, L इज अ कांस्टेंट known as self इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन ठीक है। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, देखो L का मैं बेसिक यूज बता देता हूं आपको। L का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करना। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का, कि इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कौन करता है, सेल्फ इंडक्टेंस करता है। L is known as inertia of electricity, याद रखना। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं ना, खाली है एक सेकेंड, जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो पुराने जमाने की ट्यूबलाइट्स देखी होंगे आपने, जब वो करंट का फ्लो करवाते हैं तो क्या होता था, ट्यूबलाइट जो होती थी वो जलने में थोड़ा सा टाइम लेती थी और बंद करते थे, थोड़ी देर बाद जलती थी। तो वो जो टाइम का लेग आ रहा है ना जलने और बुझने में, वो ड्यू टू दिस L इंडक्टेंस का काम है अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने का अपोज करना। इलेक्ट्रिक करंट जब अपन बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है तो वो ट्यूबलाइट को जलने नहीं देता L, और जब हम बटन बंद करते हैं तो फिर वापस वो डिक्रीज हो रही है। इसको तो चेंज से मतलब है, ये ना तो बढ़ने देगा और ना ही घटने देगा। तो L का काम है अपोज करना ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने से B का चेंज बंद हो जाएगा, B का चेंज बंद होने से फाई का चेंज बंद हो जाएगा, फाई का चेंज बंद होने से जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस करंट है, वो बंद हो जाएगा। तो L इज नोन एज inertia of electricity। मोस्ट इंपॉर्टेंट है L। सर हम L लाएं कहां से, मतलब मान लो कि मुझे L चाहिए, दुकान से लाऊं मैं, तो L को लाने के कोई वो टेंशन नहीं है। बस आप क्या करो, ये सीधा वायर है, वायर एक जो स्ट्रेट वायर होता है ना, उसका L 0 होता है। अगर आप इस वायर को क्या करें, इसको ऐसे टर्न दे दें, इसके अंदर टर्न दे दें, इसको कॉइल में कन्वर्ट कर दें, तो कॉइल के पास में ये प्रॉपर्टी होती है, जो भी कॉइल है उसके पास L है। स्ट्रेट वायर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, 0। वायर हैज ओनली रेजिस्टेंस, मैंने बताया था आपको, ऐसा कोई वायर या तार नहीं जिसका कोई R नहीं, तार है तो R है, मतलब वायर्स की प्रॉपर्टी है R, रेजिस्टेंस।
रजिस्ट करना, इलेक्ट्रिक करंट का रजिस्ट करना, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है आर। एक वायर ले लो, आपने एक आर ले लिया, लेकिन अगर इस वायर को आपने फोल्ड कर दिया, इसमें क्या बोलते हैं टर्न दे दिए, तो इसमें आपने एक एक्स्ट्रा चीज और लिया है आप एल, तो आर और एल, ठीक है। तो ये काम होते हैं, और आर का काम तो होता है हीट का प्रोडक्शन करना, और एल का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने का अपोज करना। अब अपन बात करते हैं एल की। एल जो होगा भाई, अपन ने ये लिखा है, यहां देखो क्या लिखा है, अपन ने लिखा है कि फाई इक्वल्स टू एल आई, तो बोलो एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। अरे ये फाई जितने भी है ना, इसके नीचे बी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर वन थिंग। नंबर टू एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, फाई की क्या बताई थी याद करो, वेबर अपॉन एम्पियर, एक इसकी एक बताई थी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, दो, और सुनो, और देखो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आगे आएगी। अभी एक फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे, इधर मैं साइड में लिख देता हूं आपके, आप इसको कॉपी के माथे पे लिख लेंगे। W इक्वल्स टू होगा हाफ एल आई स्क्वायर, ये डेराइव करने वाले हैं अपन थोड़ी देर में। यहां से एक यूनिट आएगी, L का फॉर्मूला बनेगा 2W अपॉन आई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। क्या यूनिट है बच्चों, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पर आएगा एक और यूनिट इसकी आएगी जूल पर एम्पियर स्क्वायर। अब आ जाएगी ना, वर्क डन की क्या होती है जूल, और एम्पियर होती है करंट की, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूले हैं इसके नंबर 1, 2 एंड 3। इसके बाद एसआई यूनिट के बाद में अपन बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इससे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भी आसान है, जूल का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, न्यूटन जूल इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता है m1 L1 T-2, वैसे जूल का भी याद रखो m1 L2 T-2, एम्पियर का A2, बोलो क्या आएगा m1 L2 T-2 A-2। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। देखो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, देखो स्लाइड है क्या अपने पास, नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखना, कंपटीशन में बहुत सारे में आया हुआ है ये सब। देखो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, आपके पीछे भी दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल में, शायद या सोल्ड एग्जाम्पल है या फिर अनसोल्ड एक्सरसाइज में। देखो ऐसे अलग अलग डायमेंशन पूछी जाती है, आपसे ऐसे पूछी जाएगी L अपॉन R की डायमेंशन बताओ। अब एक बच्चा तो क्या करे, टाइम पास करे, L की डायमेंशन लिखे, R की डायमेंशन लिखे, क्योंकि इस बार मैं कह रहा हूँ ना ABCD वाले क्वेश्चन आने हैं, तो L अपॉन R ऐसी ये डायमेंशन तो आपको आनी चाहिए। एक तो मैं प्रूव करके बता देता हूँ, अभी L की डायमेंशन क्या आई, m1 L2 T-2 A-2, ये तो किसकी आई थी तुम्हारे L की। ऐसे रेजिस्टेंस की भी डायमेंशन होती है, कुछ ना कुछ तो होती है ना, ऑब्वियसली बातें होती होगी। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बताता हूँ, m1 L2 T-3 A-2 ये होती है। तो उसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, यही आएगा। अब L अपॉन R का ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, अब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये आती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ये जो डायमेंशंस हैं ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये आती रहती है, नीट हो गया, जेई हो गया, सबके अंदर ही आती है, एनडीए के अंदर, इन सभी एग्जाम्स में ये आती है। कौन कौन सी, L अपॉन R, रूट LC, करना कुछ नहीं है, सबकी डायमेंशन रखनी है, L अपॉन R, L अपॉन C और RC, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला T1 ही होता है। और अब इनका उल्टा आ जाए तो अब इतनी अक्ल लगा लेना, रट के तो यही जाना, नीचे वाले को तो उल्टा कर लेना, R अपॉन L, 1 अपॉन रूट LC, 1 अपॉन RC, ये सब क्या होंगे, T-1 होंगे। ऐसे एक और फेमस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सीधा एग्जाम में आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है ना, किसकी वैल्यू, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये आपने पढ़ा होगा, चाहे चैप्टर नंबर 15 में है ये। तो इसकी वैल्यू होती है C के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 अपॉन रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का जब रखकर अंडर रूट करके एक में भाग लगाओगे ना, तो ये वैल्यू आएगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा, L1 T-1। तो ये बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप सबको अच्छे से आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, 1 हेनरी, 1 हेनरी की क्या डेफिनेशन होगी, हेनरी है ना इसका। अच्छा, इसके जो ये इतने सारे यूनिट तो बता दिए, इसका एक्चुअल जो 1 वर्ड यूनिट है ना, एक्चुअल 1 वर्ड यूनिट जो पता है इसकी क्या है, जो ज्यादा फेमस है, और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन है, हेनरी। हेनरी इसकी यूनिट है।
हेनरी को ही ये सब लिख सकते हैं आप, है ना। हेनरी इसकी मेन यूनिट है। जैसे रेजिस्टेंस की क्या है ओम, कैपेसिटेंस की क्या है फेरड, और इसकी क्या है हेनरी। आर एल और सी ये 3 चीजें होती हैं और इसका काम क्या है वो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अभी 1-2 चीजें और बतानी है मेरे को, सुनो। पहले तो एक डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि आपसे कह रहे हैं कि डेराइव द फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, डेराइव द फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। अपन को ये क्या करना है, एक कॉइल है भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम क्या करते हैं बटन ऑन करते हैं, जब हम बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट 0 से लेकर आई तक इंक्रीज होती है। जब हम बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट 0 से आई तक इंक्रीज होती है। तो यह इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जब भी करंट में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये में इंड्यूस हो जाएगा, ये में इंड्यूस होगा तो क्या होगा, ये उसका अपोज करेगा। तो वही सारी बात यहाँ पर वापस रिपीट हो रही है कि जब हम उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंडक्टर मतलब ये जो कॉइल है उसको इंडक्टर बोल रहे हैं, इंडक्टेंस जिसका होता है, वो इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो हमें उस करंट को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 0 to I, फ्रॉम 0 to I, 0 से लेकर I तक इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इन सोलेनोइड दे दे, इन कॉइल दे दे, सोलेनोइड दे सकता है, अगला एग्जामिनर कॉइल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यार, अगले की मर्जी है। अब तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो, आप कैलकुलेशन देखो। आप हमें 0 से लेकर I तक ले जाना है। अच्छा, 0 से I तक ले जाना है तो पहले एक और चीज समझो, ये भी नोट में लिख लेते हैं। देखो सबको पता है कि E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई बराबर कितना होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और अभी अभी आप कह रहे हो कि जो फाई बराबर होता है वो एल आई के बराबर होता है। अरे फाई किसके बराबर होता है, एल इंटू आई के बराबर होता है। तो अगर ऐसा होगा तो इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई बटा डी टी। अरे मेरे भाई इसको ऊपर रख दिया ना यार, ये आ गया। अब ये एल जो है ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा, आया हुआ है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ई आपको पता है, मैं लिख देता हूं एक बार फिर लिख देता हूं कि ये सारी चीजें क्या हैं। ई हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डी आई अपॉन डी टी ये है रेट टाइम का भाग लग गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब बताओ, और एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। यहां से एल का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, यहां से एल का फॉर्मूला आएगा। जब भी आपसे एल कैलकुलेट करवा रहा है ना एल, तो एक तरीका ये होता है ई का मैग्नीट्यूड रख देना अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये यहां से एल कैलकुलेट होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि 1 हेनरी क्या होता है, 1 हेनरी क्या है। तो हमसे कह रहे हैं कि डिफाइन 1 हेनरी, या मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको यहां यूज करता हूं। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन 1 हेनरी। तो आप आंसर में ऐसे करेंगे कि सिंस एल इक्वल्स टू ई का मैग्नीट्यूड डी आई अपॉन डी टी, राइट। अब बताओ कि इफ डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, एंड ईएमएफ कितना हो जाए 1 वोल्ट, देन L will be 1 Henry, then L will be 1 Henry, then L will be 1 Henry। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ द रेट ऑफ चेंज
in current is 1 ampere per second, then the and the voltage, the induced voltage in the coil, the induced voltage in the coil is 1 volt, then the coil has, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, the coil has inductance 1 हेनरी, ठीक है। तो कोयल के पास में 1 हेनरी का इंडक्टेंस होगा अगर ऐसा हो तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। देखो कैलकुलेट करना है अपने को वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन करना है टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 0 टू आई इन अ सोलेनॉइड और अ कॉइल। किसी कॉइल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को अपन प्रोड्यूस करवाते हैं, आपको पता है, तो हमें उसमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टेंस होता है, वो इंडक्टेंस उस इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने का अपोज करता है। तो देखो इधर ध्यान से, द वर्क डन to flow the dq charge in circuit against EMF। बताओ हमें EMF जो इंड्यूस्ड EMF है ना, उसके अगेंस्ट DQ चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो वर्क डन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। W बराबर होता है QV, सुना है क्या, V बराबर W अपॉन Q, वोल्टेज का वर्क डन डिवाइड चार्ज। तो बताओ यहाँ पर छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा वर्क डन इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज DQ अगेंस्ट E, और E का अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। और अभी अभी आपने पढ़ा है E किसके बराबर, या DQ की वैल्यू रख दो। DQ क्या होता है, I dt। भाई I क्या होता है, DQ अपॉन dt। तो बताओ DQ कितना होगा, I dt। बोलो यहाँ से, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और dW इक्वल्स टू I, E को इधर लिख लूँ पहले, DQ की जगह लिख रहा हूँ I dt। अरे रख सकते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बताओ E का मैग्नीट्यूड क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, E का मैग्नीट्यूड कितना होता है, E का मैग्नीट्यूड होता है L डी आई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 व्हाट यू कैन राइट, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, E को उठा के यहाँ रखोगे, dt dt कट जाएगा। अरे क्लियर है, dt dt कट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, बाय इक्वेशन 1 और 2 यू कैन राइट व्हाट, dw इक्वल्स टू E की जगह रख रहा हूँ L डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर लिखा हुआ है I dt, dt dt गया, dw कितना आ गया, L I डी आई। तो बताओ आपको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ तक करवानी है, 0 से लेकर के I तक। तो टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 0 टू I, बताओ क्या आएगी, इंटीग्रेशन कर दो, L कांस्टेंट है, I डी आई, 0 से I,
बताओ कितना आएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, आई का आई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रख दोगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला आया वो आया है u बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपके पास में आ गया। यहाँ से आप 1 हेनरी की और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, या हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो कैसे डेफिनेशन दे सकते हो यहाँ से कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। भाई आप लिख सकते हो L इक्वल्स टू 2W इंटू कितना स्क्वायर आई स्क्वायर। तो अगर आपने एक एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट पास की है और आपका जो वर्क डन का ट्वाइस होगा, वही किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो समझ लेना ना, ये बार बार एक ही बात अपन कर ली अपन ने, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसी सर्कुलर कॉइल का। भाई सर्कुलर कॉइल जो है अपन ने ले ली, कितनी रेडियस है उसकी, आर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई, आई हो गई। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन है, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बताओ किसी कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना आर, 2r। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1। सर इसी को क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ये लिखा हुआ था यहाँ पे इसलिए लिखा। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो सिंस सेल्फ इंडक्टेंस वी नो दैट सेल्फ इंडक्टेंस इसकी जरूरत नहीं है वैसे, टाइम पास क्यों कर। सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, L कितना होता है, फाई अपॉन आई। कितना होता है, फाई अपॉन आई। एंड फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अरे बोल जाओ यार, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सुबह से चल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर, बोलो रे, फाई बराबर क्या होता है, एन बी ए। फाई बराबर कितना होता है, एन बी इंटू ए। और अगर ऐसा होता है तो अपन लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस विल बी एन बी ए अपॉन आई। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से b की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 में रख दो। b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है, बोलो भैया, 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है। b की वैल्यू यहाँ रख दो, रखो l, n अपनी जगह, i अपनी जगह, बीच में b की जगह ये रख रहा हूँ म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। आई से आई कैंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन कितना r, 2r। और ए की वैल्यू और रख दो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होगा तो आर कट जाएगा, पाई आर अपॉन 2। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो L होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्टेंस L, डिपेंडेंसी ऑफ L किस किस के प्रोपोर्शनल है, बोलो जल्दी से। अच्छा अगर मीडियम रख दें तो देखो एक बात, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, देखो जब भी मीडियम आता है ना तो वहां म्यू नोट के साथ म्यू आर लगा दिया करो, जैसे एप्सिलॉन नोट के साथ एप्सिलॉन आर लगाते थे आप। तो एल हो जाएगा मीडियम की प्रेजेंस में, वहां म्यू नोट आ रहे हैं तो उसके साथ म्यू आर और लगा दो, एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर अपॉन में 2। अब इन सारी बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो एल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके,
मीडियम कौन सा रखा है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इंटू रेडियस, इन बातों के प्रोपोर्शनल होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वॉट, अपॉन इलेक्ट्रिक करंट आई। मतलब एल जो है, जो आई का इतना अपोज कर रहा है, वो उस आई पर डिपेंड ही नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है कितनी आई आ रही है कितनी आई जा रही है, बस उसका काम अपोज करने का है, जो वो भली बाती करेगा। अब आ जाओ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? देखो एकदम सिंपल है यार, अभी देखो शुरू से शुरू करना है भाई। आप लिख दो वी नो दैट, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख जाएगा, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। बोलो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड क्या होता है? म्यू 0 n इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ये उसका सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर ये हो गया तो अपन लिख सकते हैं सिंस सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, फाई इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन आई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2, बी की वैल्यू उठा के यहाँ नीचे रख दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? एल बराबर, बोलो रे एल बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे, छोटे छोटे डेरिवेशन ही आएंगे इस बार, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। म्यू 0 n इंटू आई, ए म्यू 0 ये रख रहा हूँ, ये यहाँ रख रहा हूँ, ये यहाँ, म्यू 0 n आई, बस। और ये क्या है? ए अपॉन आई। नहीं रे, ऐसा थोड़ी होता है, बस। अब बताओ, आई से आई कैंसिल हो गया, बोलो। और ये देखो, ये जो है ना, एक काम कर सकते हो वैसे चाहो तो, अच्छा लग जाएगा और उससे कुछ होगा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा लग जाएगा आपको। अच्छा ये यूँ है कि ये जो स्मॉल एन होता है ना, इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, स्मॉल एन जो होता है वो होता है कैपिटल एन अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड इंटू आई, ये होता है। तो अगर ऐसा आपने काम कर दिया ना, तो ये आपके जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम आपने किया है, आपको ये पता नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़िंदगी में आपने कोई अच्छा काम किया था, तो ये अच्छा काम बता सकते हो आप कि हमने वहाँ कैपिटल एन अपॉन एल रख दिया था। अब बोलो एल का वैल्यू क्या आएगा? एल की वैल्यू ये रही, एन बी की वैल्यू वो रखो उठा के, एन बी की वैल्यू म्यू नॉट एन अपॉन एन आई अपॉन एल, इंटू में कितना? आई। और क्या? अब इंटू में कौन सा आई है बहन मास्टर? डिवाइड में आई है बच्चों और इंटू में ए है। अब देखो काटा, ये बोलो क्या आ जाएगा? एल की वैल्यू बोलो, एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और फिर वही इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम बात करें तो, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम बोले तो, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस में, तो मैंने तुम्हें 10 बार बता दिया, मीडियम की प्रेजेंस आ जाए तो म्यू नोट के साथ साथ क्या लगा दो? म्यू नोट आर। और आगे क्या है? एन स्क्वायर इंटू में ए डिवाइड में एल, और तो कुछ नहीं है ना, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, यही तो है। देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर सही तो रखा है ना अपन ने, वैल्यू देख लेना यार, गलत नहीं रख दी हो। म्यू नॉट एन आई होता है, एन एल आ गया, एन स्क्वायर हो गया ए, बस। अब बताओ क्या बताओगे? बताओ किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है सोलेनोइड का एल? एल जो है वो जो भी मीडियम रखोगे उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, उस बात पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। एरिया और लेंथ पर भी डिपेंड करता है, सोलेनोइड की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, चैप्टर एंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है भैया? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है?
अभी अपन ने बोला था कि एक कॉइल लेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो उसी की वो खुद कॉइल उस आई के इंक्रीज होने का अपोज करेगी। अगर उस कॉइल के पास में एक कॉइल और हो तो भाई कॉइल तो एक कॉइल तो ये हो गई, इसको तो बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। इसको क्या नाम दिया अपन ने? प्राइमरी कॉइल। इसके अंदर तो सेल या बैटरी लगा दिया अपन ने। इसके अंदर क्या लगा दिया? सेल, बैटरी और की सेल लगा दिया, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी कॉइल, जिसमें तो अपन करंट फ्लो करवाएंगे। इसके अंदर तो सेल्फ इंडक्शन होगा, लेकिन इसी के पास में अगर एक कॉइल और रख दें और उसके पास में क्या लगा दें? गैल्वेनोमीटर लगा दें। क्या लगा दें? गैल्वेनोमीटर। तो उस गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन आ जाएगा ड्यू टू दिस फ्लक्स एसोसिएशन विद दैट सेकेंडरी कॉइल। जिस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी कॉइल। भाई इसका फ्लक्स इससे एसोसिएट हो गया ना यार, इसका फ्लक्स इससे एसोसिएट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा उसके अंदर इंडक्शन। और इसकी वजह से इसमें जो इंडक्शन होगा उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके अंदर खुद के अंदर हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन आ सकती है छोटी सी, इफ अ वेरिएबल करंट फ्लोज इन अ सर्किट और अ कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड विद अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, विसिनिटी मतलब सराउंडिंग, also changes and EMF is induced in the second coil or a circuit. This phenomena is called mutual induction. Coil in which current varies called primary coil, and the coil which EMF is induced due to mutual induction is secondary coil. ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है। अरे सिंपल है ना यार। पहली वाली को प्राइमरी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जिसमें इंड्यूस्ड होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी बोलेंगे। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M। तो देखो क्या होता है ये कि इफ पोजीशन, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी कॉइल C1 एंड सेकेंडरी कॉइल C2 रिमेन्स अनचेंज्ड एंड करंट इन कॉइल C1 इज I1, मतलब कॉइल 1 में है करंट, प्राइमरी में है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स phi associated with C2 is directly proportional to I1। यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, phi2 लिख देता हूं मैं इसको, phi2 वो प्रोपोर्शनल होगा किससे? I1 के। भाई फ्लक्स दूसरी वाली से एसोसिएट हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट किसकी है? पहली वाली की है। जितना इसमें करंट होगी उतना ही उसमें से फील्ड लाइन जाएंगी। तो phi इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो, कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नेम्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M is called, M is a constant called mutual inductance, called mutual inductance। अब देखो इधर, एक सेकेंड, M is a constant, एक सेकेंड, अब देखो here M is a constant proportionality called coefficient of mutual induction or mutual inductance between the coils। ये कॉइल का बिटवीन का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात है जो अपन ने पढ़ ली है। तो यहाँ M जो होगा, बताओ M की वैल्यू कितनी आएगी? फ्लक्स किसका लेना है? फ्लक्स किसका लेना है? फ्लक्स तो लेना है सेकेंडरी कॉइल का, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और करंट किसकी लेनी है? I1 की। ये ध्यान रखना है आपको तो बस।
देखो m का यूनिट देख लो, m जो होता है वो होता है फाइटो I1, मतलब फाई क्या होता है NBA, फाई क्या होता है NBA भाई, एक टर्न से फ्लक्स होता है फाई, तो n टर्न से कितना होगा n फाई, ठीक है ना। तो ये NBA फ्लक्स की वैल्यू अपॉन I। अब बताओ एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, ये फ्लक्स किसका है दूसरे का, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा पहले का। तो देखो आप डायग्राम में देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड किसका है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका जा रहा है, ये ब्लू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसका है, ये 1 का है। मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है 1 का, और फ्लक्स एसोसिएट किससे हो रहा है 2 से। करंट किस में प्रोवाइड हो रही है 1 में, और इंड्यूस किस में हो रही है 2 में। तो वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर कि भैया B2 और एरिया दोनों सेम है ना, एरिया अपन ऑलमोस्ट सेम लेकर चल रहे हैं, डिवाइड में कितना आएगा I1। तो ये ऐसे निकालोगे आप। अब इसकी यूनिट भी क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है, और वही सब कुछ वही सेम, इसकी यूनिट हेनरी होगी। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही आएगा m1 L2 T-2 A-2, ठीक है ना। अब देखो लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है आपको। तो देखो सपोज देयर आर 2 एयर कोर्ड कोएक्सियल सोलेनोइड्स S1 and S2, number of turns in S1 and S2 are N1 and N2, and length and area of cross section of both coils are A and L, right, रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास में क्या सिस्टम है मैं बना देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं भैया कि आपके पास में 2 सोलेनोइड्स हैं, 1 इज S1, 1 उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको N1, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है वही प्राइमरी होती है φ1, ओके, N1 φ1, राइट। नंबर 2 इसकी लेंथ से L है, इसका एरिया A है, सेम। अब दूसरी कॉइल है और एकदम सेम एरिया है, सेम लेंथ है, लेंथ दोनों की क्या है L। कॉइल है S2, इसका जो होगा वो N2 है और इसका फ्लक्स होगा φ2, इसमें करंट इंड्यूस होगी, इसमें फ्लो नहीं होगी। अब बताओ क्या दे सकते हो आप, क्या लिख सकते हो अपन, क्या आगे बढ़ते हैं। बोथ आर कोइल्स आर वुंड इन सच अ वे दैट व्हेन करंट फ्लोज इन कोइल S1 में फ्लो करेगी, S1 इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज कंप्लीटली लिंक्ड विद S2। मतलब S1 और S2 को इस तरीके से लपेटा जाएगा कि S1 से जितना फ्लक्स निकले वो सारा का सारा S2 से पास हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल S1 व्हेन I करंट फ्लो थ्रू इट, I1 बोल देता हूं, इसको I1 ही बोल देता हूं, चलो I1, भाई प्राइमरी को 1 बोल रहे हैं अपन, शुरू से अपन ने I1 नाम रख रखा है इसका। अब बताओ, तो इसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड S1, तो बताओ S1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 μ0 N अपॉन L, तो N1 आएगा, μ0 N I होता है, N का मान N अपॉन L होता है, इंटू I, और I अपन बोल रहे हैं 1। हमें पता है कि B जो होता है वो होता है μ0 स्मॉल n इंटू I, इस फॉर्मूले से लाया हूं मैं। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। और अपन सब जानते हैं, वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा M, मैंने बताया था ना φ2 अपॉन I1, φ2 क्या होगा NBA, दूसरे का फ्लक्स दूसरे के टर्न्स,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 का एरिया दोनों का सेम है अपॉन कितना I1, इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ो, अब यहां वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन 1 and 2। बताओ इक्वेशन 1 और 2 में क्या लिख सकते हो आप, जल्दी बताओ फटाफट। N2 B1, B1 ये रहा A अपॉन I1, मैं लिख देता हूं N2, M की वैल्यू है N2 B1, B1 का वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू में A अपॉन में I1, A अपॉन में I1 से I1 कैंसिल हो गया। बताओ M कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। चेक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बताओ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम लिख देते हैं। बताओ प्रेजेंस ऑफ मीडियम में क्या होता है, मीडियम की प्रेजेंस में क्या होगा, मीडियम की प्रेजेंस में M हो जाएगा MM, म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर लगा दिया करो। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, M प्रोपोर्शनल है मीडियम के, M प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, M प्रोपोर्शनल है एरिया के, और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड 2014 के अंदर आया हुआ है, लास्ट है, अब लास्ट है। राजस्थान बोर्ड 2014 में आपको क्या देगा, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल देगा, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, पीछे भी दे रखा है, आपके क्वेश्चन देख लेना एग्जैक्ट जो है ना, पीछे दे रखा अनसोल्ड के अंदर लॉन्ग टाइप जो आंसर है ना, वेरी लॉन्ग टाइप से जस्ट छोटा वाला R और R, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक, मतलब जिनके सेंटर एक हो, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स R इज लेस देन कैपिटल R। तो अपन क्या करते हैं, एक में इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप बाहर वाले में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे वो कौन सी हो जाएगी, I1 हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन प्राइमरी मान लेते हैं, इसको अपन ने प्राइमरी मान लिया, और इसको अपन ने क्या मान लिया, सेकेंडरी मान लिया। बताओ अपन क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस में है, आउटर में है, हो सकता है वो दे आपको, तो अपन ने यह मानना है अभी तो, लेट द इलेक्ट्रिक करंट इन आउटर कॉइल is I1, then magnetic field due to this coil, बोलो म्यू जीरो, कोयल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R, तो यहाँ I1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे तो N की वैल्यू 0 पुट कर देना, समझ गए ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे हैं तो N1 0 नहीं 1 पुट कर देना। अरे एक टर्न तो होगा ही होगा ना, अगर नहीं दे रखा हो तो बात बता रहा हूँ मैं, तो इसमें N1 टर्न है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बड़ी कोयल का। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंड कॉइल, क्योंकि भाई आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है M इक्वल्स टू φ2 अपॉन I1, तो φ2 चाहिए आपको, तो मैं लिखता हूं फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल φ2,
फाई 2 किसके बराबर होगा, फाई बराबर NBA, सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स है, तो सेकेंडरी कोइल का क्या लोगे, बोलो जल्दी से, सेकेंडरी कोइल का ये, सेकेंडरी कोइल का ये, नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो किसमें है, 1 का है, और एरिया किसका लोगे, 2 का, क्योंकि इस बार एरिया दोनों का सेम नहीं है। पिछली बार तो A1 A2 बराबर था, अबे इस बार एरिया छोटे वाले का छोटा है ना, तो छोटे वाले का एरिया A, तो ये हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो हम लिख देंगे वी नो दैट, क्या जानते हो आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस M किसके बराबर होता है, बोलो फाई 2 अपॉन I1, तो बोलो हैंस M विल बी N2 B1 A2 डिवाइड में I1, इक्वेशन दे दो नंबर 2। अब इक्वेशन 1 तुम्हारे पास रेडी है, इक्वेशन 1 रेडी है, उठा के 2 में रख दो, 1 रेडी है 2 में रख दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ इक्वेशन 1 और 2 में क्या होगा, B1 का वैल्यू रखना है, N2 A2 I1, ये तो अपनी जगह पर है, N2 A2 I1, प्राइमरी कोइल का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट NI अपॉन 2R R1, ठीक है। अब बोलो I1 ने I1 को मार दिया, फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 एरिया 2 का अपॉन 2R1, तो ये आंसर होगा इसका। ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल है, इसलिए तुम्हें आना चाहिए सभी बच्चों को। और सेकंड का जो एरिया होगा A2 वो किसके बराबर होगा, पाई R², छोटा r, तो बताओ M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 पाई R²। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रहे तो N1 बराबर N2 बराबर 1 पुट कर देना, तो ये फाइनल आंसर होगा। अगर N1 बराबर N2 बराबर 1 पुट कर दें और लूप अगर नहीं दे रखा है तो बता रहा हूँ, तो N1 N2 पुट कर दे तो ये आंसर होगा म्यू नॉट पाई R² अपॉन 2R1। R1 नहीं R ही होगा ना, R1 थोड़ी है, R ही तो है, कैपिटल R, R1 थोड़ी है। ठीक है, ये बात है, जय बात है भाई, जय बात है, बिल्कुल जय की जय बात है। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपन एसी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपको पीडीएफ जो है आपको या तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल केसीपी का लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। या फिर देखो कोशिश करते हैं कि जैसे व्हाट्सएप पे आपको वो लिंक भेजा गया वैसे व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड कर दें ताकि आप इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लें। ओके, बाय एवरीवन।